थोड़ा कंट्रोवर्सी था, तो आज के क्लास में थोड़ा सा इधर उधर चलता है। चलो देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था ये एग्जैक्टली बताना थोड़ा कंट्रोवर्शियल। गोल्डस्टीन 1886 में ही 1886 ऑब्जर्व some rays traveling towards cathode। देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ लो। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, गोल्डस्टीन वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किए थे 1886 में, और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ रेज कैथोड के ओर ट्रेवल करती है। यदि हम लोग याद करें लास्ट क्लास की एक्सपेरिमेंट को। हेलो, हाँ बोलिए सर। कैथोड सर गोल्ड सीमित है, उससे पहले ये बोर भी था ना सर। बेटा आएगा नील बोर बाद में आएगा, बहुत अभी समय है नील बोर, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है कि नहीं, गैस के मॉलिक्यूल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा हुआ था, और गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकली, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये इलेक्ट्रोड के किस ओर जाता है? कौन से इलेक्ट्रोड के ओर जाता है? इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रोड के ओर जाता था? एनोड। एनोड के ओर जाता है। ओके, हम लोगों ने गैस भरा, गैस से इलेक्ट्रॉन निकली और इलेक्ट्रॉन जाती थी एनोड के ओर। यही इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने बोला था कैथोड रे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गैस के एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो गैस जो है एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बच जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। जब गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बच जाएगी। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसका भी तो हक है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर भागे। इसका हक नहीं है नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने का, इसका हक है ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसका भी हक है कि ये भागे नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड के ओर। ओके, तो यही जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन थी जो बच गई थी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, उसी को बोला गया एनोड रेज, या दूसरे शब्दों में हम उसे बोलते हैं कैनाल रेज। कैनाल रेज भी बोलते हैं। तो ठीक है ना, कंफ्यूजन एकदम नहीं दिमाग में रखना है। एनोड रेज क्या होती है? बेसिकली गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बचती है और वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कैथोड के ओर ट्रेवल करती है उसी को बोला जाता है एनोड रेज या कैनाल रेज। गोल्डस्टीन ने सर लेकिन हम लोग सर 9-10 में तो पढ़े थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है और एटॉम में प्रोटॉन मूव करता। बेटा 9-10 में आपने पढ़ा था, पर आपने कुछ चीज को मिस भी किया था। थोड़ा ध्यान से सुन लो, आप तो 11 में आ गए हो तो कुछ अच्छी चीज भी पढ़ने हैं ना। मुझे सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? बहुत सबका लगता है कि म्यूट नहीं है किसी का, इसी कारण। अच्छा एक सेकंड रुकना, एक ओके, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके,
हाँ, जो एक बच्चा था 9 में कुछ पढ़ा था उसको भी थोड़ा समझा लेता हूँ, और आप लोग तो सब समझे हुए होंगे। ये सिंपल चीज गैस है, ठीक है ना। गैस के एटम से बेटा यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। ओके, उन्हीं को हम लोगों ने कैथोड रेज बोला। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज गैस के आयन बन जाएंगे, और पॉजिटिवली चार्ज आयन का फुल हक है कि वो मूव करे। दिस इज अ जनरल फैक्ट, सबको मालूम है। तो सर जो आयंस बनेंगे वो पूरा आ जाएंगे ना सर कैथोड कैथोड की ओर? बेटा क्या नाम है आपका? ये डोना, यस सर। आप बोल रहे हो क्या बेटा? नो सर, शायद कोई कुमार सानू दे बोल रहा है। बेटा कुमार Yes, सानू, sir. आप थोड़ा पढ़ लो फिर डाउट्स को पूछ लो, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ लो फिर देखते हैं डाउट्स को। चीजें क्या गैसियस अंडरस्टूड हैं एक पल के अंदर मैंने हाइड्रोजन भरा है, तो हाइड्रोजन से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा, H प्लस आयन बनेंगे, जो H प्लस आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। यदि मानो मैं उस गैस ट्यूब में नाइट्रोजन गैस भरा तो नाइट्रोजन के एटम होंगे और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो N प्लस आयन जाएगा कैथोड की ओर। यदि ऑक्सीजन एटम भरूंगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और ऑक्सीजन के आयन आप तो सुनो कि हर केस में जो पॉजिटिव आयंस वो डिफरेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कैथोड रेज के बारे में आप लोगों को समझाया था कि गैस है तो कैथोड रे जो निकलती है वो तो सेम निकलती है, बट यदि आप गैस बदलोगे तो एनोड रेज जो चीज की बनी रहती है वो तो डिफरेंट होगी। H प्लस इसका मास अलग है, O N प्लस इसका मास अलग है, O प्लस इसकी मास अलग होगी। तो हर केस में आयन की मास अलग होगी तो गैसियस आयन भी अलग होगी। तो कैथोड रेज एनोड रेज की प्रॉपर्टी या कैनाल रेज की प्रॉपर्टी हर केस में डिफरेंट। ओके, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल्स देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ओके, एनोड रेज बेसिकली है क्या? यदि आप लोग इसको डिफाइन करो और डेफिनेशन के रूप में आपसे पूछी जाए तो एनोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। क्या सबको एनोड रेज का डेफिनेशन समझ आया? वेरी सिंपल। एनोड रेज क्या होते हैं? बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन होते हैं। ओके, सिंपल सी बात समझ आ गई। एनोड रेज क्या होती है? बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। अब यदि आपसे बात की जाए तो एग्जांपल में सर ऊपर वाला दे सकते हैं सर? क्या बोल रहे बेटा? एग्जांपल पे जो H आयन इलेक्ट्रॉन सब दिखे हैं सब दे सकते हैं? हाँ। ओके, ठीक है सर। H प्लस की एनोड रेज होगी, N प्लस की एनोड रेज होगी, O प्लस की एनोड रेज होगी। ठीक है सर। एनोड रेज माइग्रेट या ऐसे बोलो मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कैथोड। अब देखो एक बात, एनोड रेज कैथोड के तरफ मूव कर रही है तो आप तो सिंपल दिमाग लगा सकते हो कि एनोड रेज पे चार्ज क्या होगा। सबको समझ आ रहा है ना? एनोड रेज पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्योंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है इसलिए। थर्ड, एनोड रेज depends upon nature of
गैस। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है। 100% ट्रू है सर। ट्रू है सर। जब मैं हाथ दिखा दूं मतलब आपका टर्न खत्म हो गया बोलने का। एनोड रेज जो होते हैं ऑब्वियसली है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस सेकेंड पे। क्यों? क्योंकि हर केस में तो इस आयन की मास तो डिफरेंट होगी ना, सिंपल सी बात। अब मैं आपसे बात करूं एक सिंपल सी बात, Q बाय M। लास्ट क्लास में मैंने कैथोड रेज को E बाय M लिखा था, एनोड रेज के केस में मैं Q बाय M लिख रहा हूं। बोलने का मतलब चार्ज टू मास रेशियो फॉर एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। हम लोगों ने देखा था कि कैथोड रेज जो होती है उस केस में चार्ज टू मास रेशियो जो होती है वो कांस्टेंट। कैथोड रेज के केस में चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसका वैल्यू हर गैस के केस में सेम होता है क्योंकि हर केस में इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। एंड इसमें वैरी करता है। कैथोड रेज के केस में चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए डिफरेंट होगा। ओके, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को समझना है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज स्मॉलर हेलो देन। सर। हाँ हेलो बेटा, क्या सर, टॉपिक नंबर 4 फिर से बता दीजिए ना सर। बता दें? ठीक, आज की आपकी पहला क्लास है। यस सर। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज पहले क्लियर था, अब नहीं है। बेटा सारी आवाज क्लियर है, यहाँ से आपको अब- नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है ना? सब जगह आवाज सही जा रही ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू रहिए सर। ओके, ध्यान से देखो, सुनो आराम से, पढ़ो आराम से, ध्यान केंद्रित करो। Q बाय M मतलब चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज ऑफ एनोड रेज मान लो +1 यूनिट चार्ज है, मास ऑफ एनोड रेज हर एक में तो मास अलग है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इसको हम लोग बोले चार्ज टू मास रेशियो। वो एनोड रेज के केस में डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस जो मैं लेता हूं। यदि आप गैस बदल दोगे तो चार्ज टू मास रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। हाँ सिंपल सी बात है, रेशियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो मानो चार्ज 1 यूनिट ही है पर मास तो हर केस में डिफरेंट होगा। जब मास हर केस में डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू भी चार्ज मास की चेंज। वेरी सिंपल, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हमेशा, कोई भी गैस ले लो, वो हमेशा कम रहेगा कैथोड रेज से, वो हमेशा कम रहेगा कैथोड रेज से। ऐसा क्यों? आप स्टैंडर्ड 11th में आ गए हो तो आपको क्यों पूछना है, रटना नहीं। यदि एक पल के लिए हम बात करते हैं E बाय M, ये कैथोड रेज का है, Q बाय M ये एनोड रेज का है। एक पल के लिए मैं मानता हूं कि दोनों में 1 यूनिट चार्ज है, साइन को इग्नोर करता हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैं 1 यूनिट मानता हूं, साइन को इग्नोर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इसका भी 1 यूनिट मानता हूं, ओके, साइन को इग्नोर करके, और मास ऑफ पॉजिटिव आयन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं 5 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं और 5 को 100 से डिवाइड कर रहा हूं, इस केस में बड़ी वैल्यू आएगी।
5/1 सर। सर 5/1 5/1 में सर यदि आप छोटा चीज से डिवाइड करते हो यस सर बड़ी आती है और बड़ी मास ऑफ आती है। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, छोटी होती है, काफी कम हाँ। होती है। और एक काफी कम मास से आप डिवाइड करोगे। बेटा देखो एक बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जिनको प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। साइंस उन बच्चों के लिए है जिसने अच्छी जगह सोच के रखा। जी सर यहाँ पे टाइम पास में। यस सर, यू कंटिन्यू। तो यदि आप एक छोटी चीज से डिवाइड करते हो तो मास्टर जरूर बोला, लेकिन बोल रहा है पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो, मतलब। अच्छा बेटा मैं बोल लूंगा, ठीक है, आप लोग चुप रहो, ध्यान देना। अब एक छोटी मास से मैं डिवाइड करूंगा, तो छोटी मास से डिवाइड करने से वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी आएगी, सिंपल सी बात है। और कोई भी पॉजिटिव आयन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से तो कम नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि चार्ज टू मास रेशियो जो एनोड रेस की है वो हमेशा कम रहेगी कैथोड रेस से। क्यों? क्योंकि इनका जो मास आयन का होगा वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा। तो ये कहानी आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आगे यस सर यस सर। थैंक यू। एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो यार, लाइफ है और लाइफ में साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पहला क्लास में आप लोगों को समझाया साइंस क्या चीज है और केमिस्ट्री आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मजे से पढ़ना है, नया चीज सीखना है। अब चलिए एक छठा चीज जो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। यूं तो इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ, पर ये एक्सपेरिमेंट 1886 में हुआ, जहां पे गोल्डस्टीन ने कैथोड रेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला था उनको। उन्होंने सिर्फ देखा था कि कोई आयन जा रही है, कोई चीज जा रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ। ओके, तो उसी समय में यदि गोल्डस्टीन थोड़ा दिमाग लगाते तो शायद उस जमाने में प्रोटॉन का खोज हो जाता। बट देखो रदरफोर्ड ने अब क्या दिमाग लगाया और प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ था, यही एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड अल्फा smallest and lightest ion was obtained from हाइड्रोजन। रदरफोर्ड ने ये 1886 में जो एक्सपेरिमेंट हुई थी उसको वापस रिपीट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने ये गौर किया था कि सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो मिलती है, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन के केस में। ओके, अब देखो ध्यान से, एक पल समझो कि हाइड्रोजन 1H1 है। आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन होती है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं, सबको मालूम है कि नहीं। अब यदि हाइड्रोजन के एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और एनोड रेस बनाओ तो ये जो मिलेगा आपको H+ मिलेगा। अब ये जो H+ मिला इसमें क्या क्या है हम लोग को देखते हैं। एक प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया और 0 न्यूट्रॉन। बेसिकली H+ क्या है? H+ तो प्रोटॉन ही है, H+ तो प्रोटॉन ही है। अब रदरफोर्ड called it proton। प्रोटॉन का खोज हुआ। ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, बट गोल्डस्टीन बोला सिर्फ कि ऐसा कोई पॉजिटिव रे निकलता है जो कैथोड की तरफ जाता है और चुप और कुछ नहीं। बट रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर किया और ये देखा कि सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन से मिला। तो हाइड्रोजन को जब उसने एनालाइज किया तो उसने देखा
एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होती है उसमें। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या? सिर्फ H+, और H+ सिर्फ क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन तो ही होता है। रदरफोर्ड ने इसी को बोला प्रोटॉन इन 1990। H+ को मैं प्रोटॉन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? प्रोटॉन ही तो है। तो इस प्रकार प्रोटॉन का खोज 1919 में हुआ। बट यदि गोल्डस्टीन थोड़ा सा दिमाग लगा देता तो इलेक्ट्रॉन से पहले ही प्रोटॉन था, और उसमें उतना दिमाग नहीं लगा। तो हमारे पास प्रोटॉन आ गया और प्रोटॉन की खोज हो गई। ओके, कोई भी बच्चे को इस स्क्रीन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ें। पूछिए, अब डाउट पूछिए। देखो तरीका होता है डाउट पूछने का, पूछो। ऋतिक यादव, आपको मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि हर केस हरदम आपका माइक ऑन रहता है, तो प्लीज आप अपने माइक को ऑफ रखा करो। सर क्यू बाई एम का वैल्यू हाईएस्ट और लोएस्ट किस केस में होगा? तो बेटा वो तो आप मेजर करने पे आएगा, डिफरेंट गैसेस लोगे, केसेस लोगे, तो वहां पे हम लोग आएंगे उस केस में कि हाईएस्ट कहां हो सकता है, लोएस्ट कहां हो सकता है, वो सब चीज देखिए। ठीक है सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन बताया गया था लाइटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, पर यहाँ पे प्रोटॉन के साथ उसको लिंक कैसे किया गया? प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज ऐसे हो सकते हैं ना? एक सेकंड, हाइड्रोजन का एटम क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हाइड्रोजन आयन बचा क्या? एक प्रोटॉन ही तो बचा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। यस सर। भाई सपोज किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़े। नो डाउट। ओके चलिए, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन। अब देखते हैं वो कैसे खोज हुआ। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब कोई बच्चा यदि पढ़ा है, मुझे बताओ किस साल में खोज हुआ था न्यूट्रॉन? मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। देखो कैसे हुआ। जेम्स चैडविक, bombarded alpha particles on a thin sheet of barium. ओके, अब देखो क्या हुआ था नेक्स्ट। चैडविक ने सर बहुत ओके चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स का प्रयोग किया। अब बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है सबसे पहले ये समझ। आपके पास एक हीलियम एटम, हीलियम एटम में का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होती है 4। यदि आप एक हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपको मिलती है एक डबली आयोनाइज्ड या डबली चार्ज हीलियम आयन। इसी को हम अल्फा पार्टिकल, डबली
आयोनाइज्ड या डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। ठीक है, अब इसका कहानी सुन लो। ये डबली चार्ज हीलियम आयन जो रहती है, जिसमें 2 यूनिट चार्ज रहता है, वो काफी हाई स्पीड से लिबरेट होती है। इसकी स्पीड की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्पीड है नियरली 15,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 15,000 किलोमीटर ये पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है, इतना स्पीड है इसमें। ओके, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था? बेसिकली देखो, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना, यही वाली है अल्फा पार्टिकल, जिसको हम लोग ऐसे अल्फा साइन से भी डिनोट करते हैं। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? बेरिलियम की पतली सी शीट ली। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की पतली सी शीट ली, ओके, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था, मतलब लिखा था उसके ऊपर। सर प्लीज रिपीट अगेन। ओके, कहाँ भेजा? बेरिलियम के सर रिपीट सर। सर रिपीट अगेन। अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की पतली सी शीट पे डायरेक्ट किया था, और जब हेलो सर। रिपीट अगेन तो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हाँ बोलिए सर, प्लीज वहां से सीट से रिपीट कीजिए सर, बेरिलियम सीट से। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में हुआ था, जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने क्या किया था? बेरिलियम का एक पतला सा शीट लिया था, ओके, उसके ऊपर में अल्फा पार्टिकल को डायरेक्ट किया था, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होती है? हीलियम के एटम से यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपको एक डबली चार्ज हीलियम आयन मिलेगी। डबली चार्ज मतलब 2 यूनिट चार्ज, और ये 2 यूनिट चार्ज हीलियम एटम पे जब आती है, उसी को तो हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसका स्पीड 15,000 किलोमीटर के आसपास होता है प्रति सेकंड। अब ये अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम के शीट पे गई तो एक्चुअली हुआ क्या? He obtained a neutral particle slightly heavier than proton. ओके, उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल ऑब्टेन किया जो प्रोटॉन से हल्का भारी था। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हुआ, बेरिलियम। चलो आप लोग यदि साइंस के स्टूडेंट बैठे ही हो, मुझे जल्दी से बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? कोई भी? सर एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8, मास नंबर 8, मास नंबर 9। वेरी गुड। बेरिलियम 4-9, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं दिखा। बेरिलियम 4-9 के ऊपर उन्होंने डाला अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। और जब ये अल्फा पार्टिकल इसको हिट किया तो इनको जो मिला था वो मिला था कार्बन 612 प्लस 0n1, इसी को तो हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, जहां पे ये एक एलिमेंट है बेरिलियम, इसके ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल्स डाला He2+, तो हमें मिला कार्बन और न्यूट्रॉन। ये ध्यान देना, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी जहां पे हमें मिला न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन होती है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होती है जिसकी मास प्रोटॉन से हल्का भारी होती है, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए इलेक्ट्रॉन को स्टैंडर्ड मान के, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होती है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होती है, इट्स रफली इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है 0n1, न्यूट्रॉन का सिंबल है,
ये होती है 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हल्का भारी हुआ ना, ये 1839 गुना है, ये 1836 गुना है। तो ये दिमाग में रखनी है। सिंपल में आपको फुल एक्सपेरिमेंट में कुछ एंटर नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं रखना है, ना तो मेंस में ना तो एडवांस में डेप्थ में वो पूछने वाला। बस सिंपल आपको ये जानना है कि क्या हुआ था। बेरिलियम का सीड था, अल्फा पार्टिकल मारा, अल्फा पार्टिकल क्या है, ये वाला है, तो मिला क्या, कार्बन के साथ में न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन जो होती है वो प्रोटॉन से भारी होती है और एक न्यूट्रल पार्टिकल होती है, और कुछ नहीं। प्रोटॉन की मास इतनी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मास इतनी। ये वाला मैं दिया हूं, बाद में आपको कैलकुलेशंस में काफी काम आएगी। ओके, तो दिस इज द स्क्रीन हियर। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं तो एक स्क्रीनशॉट जल्दी लो और मैं आगे बढ़ूंगा। सर बेरिलियम ही लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। बेरिलियम का इसलिए ये था कि वो एक लाइटर न्यूक्ली होती है और उससे न्यूक्लियर रिएक्शन काफी अच्छे से होती है। वो बाद में पढ़ोगे आप लोग कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए काफी सूटेबल माना जाता है बेरिलियम। ओके, और कोई, किसी को कोई और डाउट? नो सर। नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लो ही कहानी कि हमें मिल गया प्रोटॉन, हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन, हमें मिल गया न्यूट्रॉन। सर अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? बेटा अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, चलो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, दिमाग लगाओ क्या होगा। किसी का मास हम रफली मानते हैं क्या, उसके मास नंबर के बराबर, ठीक है ना। अब यदि मैं मानो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिया तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर, इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास की आप किसके बराबर मान सकते हो, जल्दी बोलो, या होमवर्क में बना दो, किसके बराबर मान सकते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसके बराबर? न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स। यस, वेरी गुड। चलो बेटा सर बीटा पार्टिकल्स क्या होगा? बोलिए। फिर बीटा पार्टिकल्स क्या है? बेटा पढ़ेंगे, अभी बीटा मैंने कुछ बताया है क्या, बीटा गामा का कुछ बात किया है नहीं ना, आएगी। ओके, हर चीज पढ़ेंगे, हर पढ़ा नहीं है। देखो, एज अ साइंस स्टूडेंट फोकस ऑन द टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज टीचिंग। उस टॉपिक को समझो, और आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आएंगे तो ये जान लो कि टीचर सबका आंसर देगा बाद में, क्योंकि वो टॉपिक अभी पढ़ाई नहीं है। गॉट इट? तो इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते सर जब हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम से पास किया गया, दोनों अलग अलग पार्टिकल है हीलियम बेरिलियम, तो वो कार्बन में चेंज हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जहां पे न्यूक्लियस बदल जाता है। ओह सर, थैंक यू। आएगा सब कुछ, देखो आस्ते आस्ते पढ़ो ना। न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी जहां पे आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ोगे। अभी तो आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड 10 तक, जो मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट लेते हो रिएक्टेंट वही एटम का होता है ना। जो रिएक्टेंट लोगे प्रोडक्ट वही एटम का बनेगा। पर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेते हो प्रोडक्ट चेंज होता है। ओके, तो इट्स ओके, गुड, डाउट्स आर देयर, बहुत अच्छी बात है, बट टॉपिक पढ़ाई हो जाने दो, मैं कुछ समय दूंगा डाउट पूछने। ओके, तो मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग का डाउट देखते हैं। चलिए, द 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो हम लोगों ने खोजा उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कौन कौन से पार्टिकल्स हम लोगों ने अभी तक खोज कर ली? हम लोगों ने नहीं किया, तो साइंटिस्ट लोगों ने किया। उनकी मास क्या है, उनकी चार्ज क्या है, उसको क्या साइन से डिनोट करते हैं, सब देखते हैं। पार्टिकल्स, ओके, उसका चार्ज क्या है वो देखेंगे, उसकी मास क्या है वो देखेंगे,
और उसकी सिंबल क्या होती है वो भी देखेंगे। पहला पार्टिकल जो खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल का बात किया जाए तो दो सिंबल यूज होता है इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, -1 E0, ओके, और E-, ये दो साइन केमिस्ट्री में फिजिक्स में यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात की जाए तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होती है नेगेटिव वाली, ओके, नेगेटिव 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। वहीं इलेक्ट्रॉन की मास की बात की जाए तो इट्स 9.1 into 10 to the power -31 kg। ये याद रखना, 9.1 into 10 to the power -31 kg, ओके। वहीं प्रोटॉन जो दूसरा पार्टिकल खोज हुआ, उसकी भी जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, बट दिस इज पॉजिटिव, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इट्स 1.672 into 10 to the power -27 kg, ठीक है ना, बड़े ये याद रखना है बेटा। ज्यादा आपको ये सब नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 1.6 रखना, 1.6 into 10 to the power -27 kg। सिंबल H+ सिंबल यूज कर सकते हैं, H+ भी तो प्रोटॉन ही होता है ना, या यू कैन राइट P+। बहुत सारे बुक्स P भी लिख देती है तो चलता है, मान सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो IPSC के हिसाब से P+ और H+ चलेगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होगा कोई बताएगा मुझे? न्यूट्रल, नो चार्ज, चार्ज नहीं होगा सर, सर 0। चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो नो चार्ज। तो होना ही नहीं है, न्यूट्रल होता है। चार्ज कहां से आएगा? न्यूट्रल। तो चार्ज होती है 0। मास की बात की जाए तो मैंने बोला था ना कि प्रोटॉन से हल्का भारी होता है, इट्स यदि 3 डिजिट में देखें तब जाके आपको डिफरेंस नजर आता है, 1.674 into 10 to the power -27 kg। और इसका यदि हम लोग सिंबल देखें तो इट्स 0 and 1 और सिर्फ n, ओके, ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही जनरल चीज है, ये दिमाग में रखनी है, कैलकुलेशन में काम आते हैं। चार्ज, मास तो बहुत जरूरी पड़ेगा आपको, ओके, और ये वाली हो गई सिंबल। तो इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, कुछ समझने की जनरल चीज है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग इन डेप्थ में पढ़ने का कोशिश करें, ओके। मानो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो X Z A, ओके, और मैं एक एग्जांपल साथ में दिखा रहा हूं, S 16 30। अब देखो ये जो X लिखा हुआ है बीच में लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ओके, दिस इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो नीचे में Z लिखी दिखती है आपको, जैसे यहाँ पे X की जगह S दिख रही है, तो ये किसका सिंबल है, तो बता सकता हूँ? एटॉमिक नंबर सर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सर सल्फर। सल्फर का यस X सिंबल ऑफ सल्फर, सर, जेड सुनाई दिया था हमको, S इज द सल्फर, सल्फर, यस सर, Z एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यदि मैं यहाँ पे 16 बात करूं तो 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। ये जो A है मास नंबर, मास एटॉमिक नंबर, मास। और मास नंबर जो होती है वो ऊपर में लिखी जाती है, तो सल्फर की जो मास नंबर है वो 32 होती है, ओके। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग
सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे में सिंबल का, और मास नंबर जो होती है उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसका मतलब सिंबल के ऊपर में लिखते हैं, ठीक है ना। अब यदि थोड़ा सा डिस्कशन एटॉमिक नंबर पे मैं करूं, तो एटॉमिक नंबर की यदि बात की जाए तो it is the number of proton in an atom। देखो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एटम में कितने सारे प्रोटॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एटम में कितने सारे प्रोटॉन प्रेजेंट है। ओके, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज न्यूट्रल। देखो बहुत आदमी एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन को बोलता है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, ये गलत है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तभी बराबर होगा जब एटम न्यूट्रल है। एटम से तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है ना, आपको सबको मालूम है ये बात। तो एटॉमिक नंबर का जो जनरल डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं निकलते ना, प्रोटॉन तो रहता ही है उसके अंदर। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। कितने सारे प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर होती है, और वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के नंबर के यदि वो एटम न्यूट्रल है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is the characteristic property of an element, the most important। एटॉमिक नंबर जो होती है ना, वो यूनिक प्रॉपर्टी है। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं। कोई भी दो एलिमेंट का, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं सेम हो सकता है। जैसे सल्फर का जो 16 लिखा हुआ है, तो दुनिया में कोई भी एलिमेंट जो अभी तक खोज हो गई या फ्यूचर में खोज होगी, किसी का 16 नहीं रहेगा, सिर्फ सल्फर ही का 16 रहेगा। तो एटॉमिक नंबर जो रहती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। बोलने का मतलब यूनिक प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, और कोई एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो उसके एटॉमिक नंबर के साथ। जैसे मैं बोलूंगा 10, किसका एटॉमिक नंबर है बताओ, तो आप बता दोगे मुझे, बताओ किसका है? न्यूरॉन। नियॉन। नियॉन। अब मैं बोला 11, किसका एटॉमिक नंबर है? सोडियम। सोडियम। सोडियम सर। मैं बोला 18, किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन। आर्गन। आपको भी मालूम है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एटॉमिक नंबर। ओके, बाकी हम लोग थोड़ा सा मास नंबर के बारे में भी देखेंगे, बट मैं ऊपर वाला पार्ट डिलीट करूंगा। यदि आपको कोई डाउट है फिलहाल इस स्क्रीन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं, ठीक है। देखो डाउट पूछने का सही समय ये होता है, एक स्क्रीन कंप्लीट हुआ, मैं टाइम दे रहा हूं, पूछो पूछो, चलिए पूछिए बेटा। आई सपोज किसी को नहीं होगा कोई डाउट, बहुत जनरल चीज है, बहुत जनरल चीज, और ये सारे चीज मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है ऊपर वाली वो क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। Hello, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, what is mass number? हाँ बोल, पूछो पूछो बेटा पूछो। Sir, what is mass number? अभी तो बताएंगे मास नंबर, अभी बताएंगे मास नंबर, एटॉमिक नंबर की डिस्कशन हुई है मास। ओके, मास नंबर। Okay. It is the sum of total number of
protons and electrons, sorry, protons and neutrons in an atom. देखो क्या होता है मास नंबर? मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर में सब मिला के कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, एंड इट इज डिनोटेड विद द सिंबल A। ओके, अब मैं लिखूं एक पल के लिए A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये परफेक्टली करेक्ट है। मास सर एक नंबर, डाउट है। एक सेकंड, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह में लिखता हूं एटॉमिक नंबर, लिख सकता हूं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब यदि आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को मास माइनस कर दो तो आपको मिल जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल फार्मूला जो सबको मालूम होना चाहिए कि यदि आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपको मिल जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। सिंपल सा फार्मूला है, मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जगह में Z लिखा, Z माइनस किया, मिल गई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी होती है एक एटम। ओके, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल यदि दूं आपको, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं क्लोरीन 1735। अब आप ही लोग मुझे बता दो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। 17 अब यदि ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 18 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 35 माइनस 17 18 होगा। ओके, तो आई सपोज सबको ये आइडिया। अब कोई डाउट पूछना चाहता था पूछ लो, बोलिए। नो, चलिए आगे बढ़ते। मिटा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। Give the other example. और आते ही अदर एग्जांपल ला रहा हूं। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन के रूप में देता हूं आपको, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। Given bromine 3580, अब मुझे जल्दी बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जल्दी सोचना नहीं है। 35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होगी? 45 कैसे मिला? सर मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दिए। है ना, सिंपल। ओके, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, इसको बनाने की कोशिश करें। if an species has 18 electron, 16 proton and 16 neutron, the symbol is A, S, B, S2 minus, C, S3 minus, D, S minus 1. बोलो। S2 minus.
Sir, option B. S2 क्यों? सर सबसे क्योंकि पहले दो आपको प्रोटॉन पकड़ना है, सबसे पहले प्रोटॉन पकड़ना है, यस सर। क्योंकि प्रोटॉन ही बताती है एटॉमिक नंबर। 16, अब सबको दिमाग में मालूम है कि 16वां एलिमेंट कौन होता है, सल्फर। इतना आप लोग पढ़े होते हैं, नहीं पढ़े हो तो पीरियडिक टेबल एक बार देख लेना, वो चैप्टर को 10th वाला, वैसे पीरियडिक टेबल 11th में भी है। देखें एटॉमिक नंबर है, 16वां एलिमेंट सल्फर होता है, तो सिंबल तो ठीक है, सब सल्फर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 प्रोटॉन है, ठीक है। अब बोला गया है कि 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आया है इसके अंदर में, तब ना कुछ कहानी हुआ है। और किसी के अंदर में इलेक्ट्रॉन आती है, किसी के अंदर में इलेक्ट्रॉन आती है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया है, यदि न्यूट्रल रहता तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन रहता, पर 2 यूनिट चार्ज आएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहे, तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज तो यहीं पे दिख रहा, तो ऑप्शन वेरी सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए सबसे पहले एक डेफिनेशन में लिखूंगा आइसोटोप्स, जो सब बच्चे जानते ही होंगे। एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, same element having different mass number। तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ के आने बोला था डाल्टन की थ्योरी। आई सपोज बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, जो विजिलेंट है वो पढ़े होंगे, और जितने बच्चे पढ़ के आए हैं, दिल से मैं बोलता हूँ, अपने दिल में रियलाइज कर लेना कि आप टीचर को के बात को मान रहे हो और आप सक्सेसफुल रहे हो। और जिसने नहीं पढ़ा है वो अपने दिल में मान लो कि थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। ओके, आइसोटोप्स इसका मतलब क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। आपको याद होगा डाल्टन ने बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ वन टाइप विल बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, है ना? एक थ्योरी था डाल्टन का, एटम्स ऑफ सेम टाइप विल बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। तो आइसोटोप का जब खोज हो गया था तो डाल्टन की थ्योरी को झटका लगा। ओके, चलो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, तब आइडिया ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन, यदि ना मालूम हो तो देखो, हाइड्रोजन मिलता है 3 टाइप का, 1H1, 1H2, 1H3। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि एटॉमिक, यदि एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ये मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। क्योंकि बहुत बुक्स जो डेफिनेशन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अरे भैया बताने की क्या जरूरत है, जब सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, हैविंग डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है। और डाल्टन की थ्योरी मार खा गई यहाँ पे। डाल्टन ने बोला था एलिमेंट ऑफ सेम टाइप
विल बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, सब चीज सेम होना चाहिए। और देखो मास नंबर सबकी डिफरेंट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो आइसोटोप की एग्जिस्टेंस होती है वो किस फंडामेंटल पार्टिकल के कारण होती है। यदि मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटियम में कितना है, देखो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम, जिसमें एक मास नंबर है उसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, एक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, एक है। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है। इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, एक होगा, एक होगा यदि न्यूट्रल एटम है। अब यदि मैं बात करूं आपसे न्यूट्रॉन की, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है बेटा, 0 0 0 1 इसमें न्यूट्रॉन कितनी है, 1 1 इसमें न्यूट्रॉन कितनी है, 2 2 2 ओके। तो आपको एक चीज मुझे बताना है कि आइसोटोप जो एग्जिस्ट करती है वो किस पार्टिकल के डिफरेंस के कारण एग्जिस्ट करती न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन सर। न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, बाकी सब तो सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन लिखी जाती है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज हैविंग different number of neutrons, ये भी एक सही डेफिनेशन है इसका। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन अलग अलग है, सिंपल सी बात, न्यूट्रॉन अलग अलग है सब में। ओके, तो ये दिमाग में रखनी है, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस। Sir, or we can say, बोलिए बेटा। or we can say different mass. हाँ बोल सकते हो, वो तो बात है ही, मास नंबर डिफरेंट है तो मास डिफरेंट है, Different हो ओके। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आइसोटोप्स हैव सिमिलर डैश प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम? केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। chemical property. देखो केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिफाइन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी आइसोटोप्स की सिमिलर होती है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि मास डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट है, और मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है ना। मास डिफरेंट हो गया तो डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ। तो ये दिमाग में रखना। ओके, तो आज मैं इस पार्ट को यही रोकता हूं। ओके, आइसोटोप्स को देखा बस, बट नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इत्यादि। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चलो एज अ फीड फॉर योर ब्रेन, क्योंकि आप लोगों को आप पढ़ना है, मेहनत करना है, और योर फीड फॉर योर ब्रेन, कुछ आपको देख के आना है कि ये सारी चीज क्या होती है, आइसोबार्स क्या होती है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। ओके, ये सब आपको देख के आना है नेक्स्ट क्लास। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है इन डेप्थ में पढ़ के आना, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। तो दिस इज स्मॉल होमवर्क फॉर। तो चलिए आज की क्लास तो हुई यहाँ पे, एंड आई सपोज आप लोग समझ भी गए।